अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एक और टॉपिक की जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। ये 9th क्लास में भी आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट जो हैं जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक पूरा स्टेप वाइज एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर एक एक स्टेप जो है वो फॉलो किया जाता है। इसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स की तरह नहीं होता कि बस प्रॉब्लम आई तो उल्टा सीधा सोच के कुछ जो है वो सोल्यूशन या जुगाड़ निकालने की कोशिश कर दी। साइंटिस्ट जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से चलते हैं, एक मेथड को फॉलो करते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पढ़े हुए हैं, कुछ इसमें एक दो बातें नहीं हैं तो वो मैं बताऊंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप होता है, ये डायग्राम यहाँ ले लेते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में वो होता है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना वाली जो है वो वबा चल रही है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो ये पता लगाना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो कोरोना का वायरस है ये करता क्या है, ये आता कैसे है और इन बॉडी में आने के बाद ये कौन कौन से पार्ट्स के अंदर जाता है, किस किस तरह से डैमेज करता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बेसिकली अगर इस वायरस के ऊपर पहले से किसी साइंटिस्ट ने वर्क किया हुआ है तो वो तमाम जो है वो कलेक्ट किया जाता है ताकि उसे दोबारा से करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ये जो वायरस है इसकी और टाइप्स जो हैं ये पहले भी अटैक कर चुकी हैं। ये अचानक से नहीं आया है बल्कि ये इसकी फैमिली के कुछ और मेंबर्स जो हैं ये अटैक कर चुके हैं। तो उनका तमाम डेटा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इनका किस तरह से ये वर्क करते हैं, ये तमाम हासिल किया जाएगा। तो ये शुरू के दो पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली एक ही होता है कि ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, जो कि पहले से रिपोर्ट हो चुके हैं, जिस पर पहले से कोई साइंटिस्ट वर्क कर चुका है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इसी तरह से जो है वो स्टार्ट लिया जाता है कि पहले तो खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ ये देख रहे होते हैं कि हमें कोई काम रिपीट ना करना पड़े। यानी अगर इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी जितना काम हुआ हुआ होता है साइंटिस्ट उसके आगे से काम करना शुरू करते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। जब भी किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसके बाद उसके हवाले से जितना डेटा होता है उसे गो थ्रू कर लिया जाता है। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। इस टेंटेटिव स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है हाइपोथेसिस का। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली उनका एक दावा होता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसी वायरस से रिलेटेड बात करूं तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली हाइपोथेसिस चल रही थी कि ये जो कोरोना वायरस है ये चमगादड़ों से आया है। अब ये जो हाइपोथेसिस है या जो ये स्टेटमेंट है ये बेस की जाती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर या ये बेस की जाती है कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर। तो अगर किसी साइंटिस्ट को मिले कुछ पेशेंट्स के जिनके अंदर ये वायरस देखा गया और उनकी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने बैट खाया था, तो इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में, इस डेटा के नतीजे में वो अपनी स्टेटमेंट देता है कि भाई ये जो वायरस है ये चमगादड़ों से मुंतकिल हुआ है। सपोज कर लें किसी और साइंटिस्ट ने जो कोरोना के पेशेंट देखे, उन्होंने जब हिस्ट्री ली तो पता लगा कि इन्होंने कोई और एनिमल खाया, फॉर एग्जांपल कॉकरोच खाया है, तो वो कहेगा कि भाई मेरे ख्याल में ये जो कोरोना वायरस है ये कॉकरोच से आ रहा है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये बेस करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर और डेटा कलेक्शन के ऊपर, जो कि साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट वेरी कर सकता है। बताने का मकसद ये है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सही भी हो सकती है और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत भी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इस हाइपोथेसिस को थोड़ा सा वेरीफाई किया जाता है, थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर उसके ऊपर, उस हाइपोथेसिस के ऊपर सोचा जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब ये जो रीजनिंग होती है ये दो तरह की होती है, एक है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसके अंदर आप जाते हैं आइसोलेटेड से जनरल की तरफ, ठीक है। तो इसको हम आइसोलेटेड रख देते हैं। ये कोई आइसोलेटेड फैक्ट है और ये एक जनरल आइडिया है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप आइसोलेटेड से जनरल की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाता है इंडक्टिव, और अगर आप जनरल से आइसोलेटेड की तरफ आ रहे हैं तो ये कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये दो तरह की रीजनिंग है। इंडक्टिव की एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है बुक के अंदर। देखिए भाई, रॉबर्ट हुक जो था उसने ऑब्जर्व किया था प्लांट के एक पार्ट को जिसके अंदर उसे छोटे छोटे यूनिट मिले थे, जिसने उसे कहा कि ये सेल है। अब उसने प्लांट के एक पार्ट को ऑब्जर्व किया और उसमें उसे जो चीज़ मिली उसने कहा कि ये सेल है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़ूलॉजिस्ट ने जो ज़ूलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल के किसी पार्ट को ऑब्जर्व किया और उन्हें इसी तरह का यूनिट मिला, उसको भी इन्होंने नाम दिया सेल का। तो ये दो स्टेटमेंट हो गई हमारे पास। प्लांट को ऑब्जर्व किया उसके अंदर सेल मिले और एनिमल को ऑब्जर्व किया उसके अंदर सेल मिले। ये दो आइसोलेटेड फैक्ट्स हैं।
तो पहली स्टेटमेंट देखें क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर हमें सेल मिले। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स जो हैं उनके अंदर हमें सेल मिले। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये तीन स्टेटमेंट हो गई। अब इन तीन स्टेटमेंट से आपने एक जनरल आइडिया बना लिया, एक कंक्लूजन बना लिया कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेल मिले हैं और प्लांट्स और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं सबके अंदर क्या मिलेंगे, सबके अंदर सेल मिलेंगे। तो ये जो आप सेल थ्योरी पढ़ते हैं कि ऑल लाइफ फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये बेसिकली इन दो फैक्ट से आई थी कि प्लांट्स के अंदर देखा गया तो सेल मिले, एनिमल्स के अंदर देखा गया तो सेल मिले। चूंकि प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्होंने जनरलाइज एक आइडिया बनाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर आपको सेल्स मिल जाएंगे। इस टाइप की रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर आप एक आइसोलेटेड फैक्ट से, एक छोटे से पॉइंट से आप एक जनरल आइडिया की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर के अंदर एक चैप्टर है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स शायद आपने 9th के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हो, या फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टूडेंट ने बायो एनर्जेटिक्स का या जेनेटिक्स का एक चैप्टर, एक टॉपिक देखा, उसे वो हार्ड लगा। उसने फिर दूसरा टॉपिक देखा, उसे वो भी हार्ड लगा। तो उसने क्या किया, ये दो आइसोलेटेड फैक्ट थे कि एक टॉपिक हार्ड है इस चैप्टर का, दूसरा टॉपिक हार्ड है इस चैप्टर का, तो उसने पूरा जनरल कंक्लूजन बनाया कि ये चैप्टर पूरा का पूरा ही क्या है, हार्ड है। तो ये आइसोलेटेड फैक्ट से जो जनरलाइज आइडिया की तरफ जाते हैं ये कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। सिमिलरली आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं और वहाँ पर आप बिरयानी ऑर्डर करें और वो बिरयानी बहुत बेकार सी बना कर दें। आप किसी दूसरी जगह जाएं, वहाँ पर आप बिरयानी ऑर्डर करें और वो भी आपको बेकार सी बिरयानी बना कर दे दें। तो ये दो फैक्ट्स की, दो एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आप कंक्लूजन दे देंगे कि भाई बिरयानी तो होती ही ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा सही हो। ये वाली जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये हमेशा सही नहीं होती, लाजमी नहीं है कि हमेशा सही हो। कई बार ये सही भी हो सकती है, कई बार ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। आप अच्छी जगह से बिरयानी खाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है जिसमें आप आइसोलेटेड से जाते हैं जनरल आइडिया की तरफ। अब आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये ऑपोजिट है, इसमें आप जनरल आइडिया से एक आइसोलेटेड पॉइंट के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेमिनिस्ट कहती हैं कि ऑल मैन आर ट्रैश, ठीक है। तो अब ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि फला बंदा जो है वो मैन है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैन आर ट्रैश। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि मिस्टर कादिर जो है ये मैन है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या निकला कि मिस्टर कादिर जो है वो ट्रैश है। तो ये जो तरीका है कि आप जनरलाइज आइडिया से एक आइसोलेटेड पॉइंट की तरफ आते हैं, ये कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। सिमिलरली अगर आप किसी को लैब कोट पहने हुए देखते हैं तो आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं कि भाई चूँकि सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लैब कोट इस्तेमाल करते हैं, लैब कोट पहनते हैं, और ये शख्स भी लैब कोट पहना हुआ है, इसका मतलब ये जाहिर है मेडिकल स्टूडेंट, ये लाजमी है कि ये मेडिकल स्टूडेंट होगा। तो ये जो तरीका होता है जिसमें जनरलाइज आइडिया से एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आते हैं, ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो जैसे आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर एक साइंटिस्ट है कि जिसने देखा कि भाई जो मलेरिया का पेशेंट था उसके अंदर उसे प्लाज्मोडियम मिला जो एक्चुअली कॉज करता है मलेरिया। फिर उसने दूसरा पेशेंट देखा, उसके अंदर भी उसे प्लाज्मोडियम मिला। फिर उसने तीसरा पेशेंट देखा, उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम मिला। तो उसने क्या किया कि 3 पेशेंट्स के बेसिस के ऊपर उसने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का। उसने 3 पेशेंट्स की बेसिस के ऊपर एक आइसोलेटेड फैक्ट से एक जनरलाइज आइडिया बना लिया कि मलेरिया जो हो रहा है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सपोज मैं आपके पास एक एनिमल लेकर आ जाऊँ और मैं पूछूं कि भाई इसको किस कैटेगरी में रखना है, रेप्टाइल में या एम्फीबियंस में या फिशेस में या बर्ड्स में। आपने उस एनिमल को देखा और आपने देखा कि उसके पास विंग्स हैं, तो आपने कहा चूंकि सारे बर्ड्स जो होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं और इसके पास भी विंग्स हैं तो इसको कंसिडर किया जाएगा एज अ बर्ड। तो ये आपने कैसे किया कि जो जनरलाइज आइडिया था कि सारे जो बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, उसको यूज़ करते हुए आप एक आइसोलेटेड कंक्लूजन की तरफ आए, तो ये कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर यूजुअली इफ देन स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, अगर तो ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वैसा होना चाहिए। तो इन दोनों की बेसिस के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है फाइनली कि फाइनल रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर।
तो अगर हम मलेरिया की बात करें तो देखेंगे कि भाई जो पेशेंट मलेरिया वाले हैं उनकी ब्लड के अंदर क्या मिल रहा है, और जो पेशेंट मलेरिया वाले नहीं है उनके ब्लड के अंदर वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सिमिलरली कोरोना वायरस के ऊपर कि जिन लोगों की हिस्ट्री बैड ईटिंग की थी या जिन लोगों की हिस्ट्री बैड ईटिंग की नहीं थी, किसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस नज़र आ रहा है, तो उसकी बेसिस के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, कंक्लूजन अगर सही होता है तो हाइपोथेसिस को कंसिडर किया जाता है कि ये ट्रू है। उसके बाद जो है उस हाइपोथेसिस के बेसिस के ऊपर एक पूरी थ्योरी बनाई जाती है, और वो थ्योरी अगर बार बार टेस्ट करने के बाद हमेशा सेम रिजल्ट देती है तो फिर हम उसे कहते हैं साइंटिफिक लॉ, और ये एक्सेप्टेबल होता है और ये चेंज नहीं होता। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड जिसको इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।